हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 7 का पार्ट 2 अभी पढ़ लिया था। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 7 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने मैंग्रोव्स का टॉपिक देखा था, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, मैंग्रोव्स होते क्या है वो देखा था। उसका एक टॉपिक जो रह गया था, वो लास्ट वाला टॉपिक था, वो था थ्रेट्स टू मैंग्रोव। तो थ्रेट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो मेजर मेजर थ्रेट आता है मैंग्रोव्स को, वो है एक्वाकल्चर से, एग्रीकल्चर से और सैल्ट पॉन्ड से। सो आपको एग्रीकल्चर के केस में पता होगा कि मैंग्रोव्स ऐसे एरिया में होते हैं जो या तो कोस्टल है या तो वहाँ पे कोई डेल्टा का फॉर्मेशन है या फिर कोई रिवर आ रही है ना। तो मैंग्रोव्स के अराउंड जो हमारी ज़मीन होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसके कारण होता क्या है कि कई लोग ऐसी ज़मीन में मैंग्रोव्स को उखाड़ के फेंक के एग्रीकल्चर करने लगते हैं, जिससे जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर से हमारा मतलब होता है जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करना एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। जैसे श्रिम्प फार्मिंग हो गई, मारी कल्चर हो गया, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए सी सी वाला एरिया है ना, ये लैंड था, यहाँ से सी है। तो एक्वाकल्चर में बेसिकली करते क्या है कि कोई इतना से एरिया को ट्रैप कर देंगे समुद्र में जाल लगा के, है ना, या कोई नेट लगा के, और यहाँ पे श्रिम्प या मछलियाँ ग्रो करेंगे, इनको यहीं पे खाना देते रहेंगे, है ना, जब तक वो बड़ी नहीं होती। तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारा वेटलैंड एरिया है, जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, तो वहाँ पे जब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं एक्वाकल्चर की, तो उससे भी एक थ्रेट पोज होता है किस पे, हमारे मैंग्रोव्स पे। सिमिलरली सैंड सैल्ट पॉन्ड है ना। सैल्ट पॉन्ड ऐसे एरिया है जहाँ पे आप ज़मीन को ऐसे खाली करके रख देते हो ताकि जो समुद्र का पानी आए वहाँ इकट्ठा हो, इवेपोरेट हो और सैल्ट के ब्लॉक्स कैप्चर किए जा सकें। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे थ्रेट हैं किसके लिए, मैंग्रोव्स के लिए। दूसरा जो मेजर थ्रेट आता है वो किससे आता है, कोस्टल डेवलपमेंट एंड लंबरिंग से। जो लम एक मिनट। सो लंबरिंग का मतलब क्या है, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं इसमें बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी छोटी हाइट के प्लांट्स पाए जाते हैं और कई डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट पाए जाते हैं जो कि ईजिली तोड़े जा सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगती, है ना। इसीलिए इनको तोड़ के इनका कोयला बनाना, इनका और भी तरीके से यूज़ करना बड़ा आइडियल प्रोसेस हो जाता है या इजी प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण लंबरिंग लोग करते हैं, है ना, तोड़ते हैं लकड़ियों को। तो ये एक बड़ा थ्रेट रहता है। सिमिलरली कोस्टल डेवलपमेंट है। तो कोस्ट का एरिया में जब आप सिटीज़ बनाते जाएंगे, है ना, आपकी सिटी बढ़ती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं, तो जब डेवलपमेंट होता है उससे भी थ्रेट पहुंचता है किसको, मैंग्रोव्स को। फिर क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज से कैसे, क्योंकि जो मोस्टली मैंग्रोव का एरिया है कोस्टल एरिया होता है, राइट। कोस्टल होगा या डेल्टा वाला एरिया होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जब स्टॉर्म हो सकता है, इंटेंसिटी बढ़ जाए उस एरिया में, या हो सकता है सी लेवल राइज हो जाए, या सैलिनिटी में डिफरेंस आ जाए समुद्र की, है ना। तो कोई भी डिफरेंस आ सकता है जिसके कारण जो मैंग्रोव्स की अलग अलग प्लांट की स्पीसीज़ हैं, हो सकता है उनमें से कोई स्पीसीज सर्वाइव ना कर पाए वो चेंज, है ना। तो उससे एक थ्रेट हमेशा बना रहता है। फिर एक जो रीप्लांटेशन की जाती है, कई बार कोशिश की जाती है कि जो लॉस हो रहा है मैंग्रोव्स का, उनको रीप्लांटेशन करके उसको अचीव कर सकें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैंग्रोव्स नेचुरली ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्पीसीज़ यहाँ पे लगी, दूसरी मैंग्रोव की स्पीसीज यहाँ पे अलग लग जाएगी, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी अपने नीड के हिसाब से या सॉइल की नीड के हिसाब से ग्रो कर जाती हैं। लेकिन जब हम मैनुअली रीप्लांटेशन करते हैं तो हम या तो कोई एक ही प्लांट की स्पीसीज लेके चल चल जाते हैं ना। तो उससे होता क्या है, जो डाइवर्सिटी थी उस पूरे वेटलैंड की, उस पूरे मैंग्रोव की डाइवर्सिटी के कारण वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे हमारे थ्रेट्स हैं किसके, मैंग्रोव्स के। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने अभी तक अलग अलग तरीके से देख लिया, वेटलैंड के अंदर कई टॉपिक्स भी देख लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके इंपॉर्टेंस को पूरा इन जनरल देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि कई इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। कैसी कैसी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वेटलैंड, जैसे फ्रेश वाटर की सप्लाई, है ना, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल भी हमारा मिल रहा है, फ्लड कंट्रोल हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी हो रहा है ना। तो ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वेटलैंड। कैसे कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट वे में देखा था। सिमिलरली जो वेटलैंड होता है उसमें डिफरेंट फ्लोरा एंड फाउना की स्पीसीज पाई जाती है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वेटलैंड में ही रहती हैं,
क्यों? क्योंकि उनके लिए खाना खाना ईजी है वेटलैंड में। तो जितनी बर्ड ठंडियों के टाइम साइबेरिया से आके इंडिया आती हैं, वो इन्हीं वेटलैंड्स के अक्रॉस रहती हैं। फिर वेटलैंड एक सस्टेनेबल टूरिज्म का भी वे प्रोवाइड करता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करके समहाउ सस्टेनेबल टूरिज्म उसके अराउंड बिल्ड कर सके तो एक अच्छा इंपॉर्टेंस, अच्छा एक इकोनॉमिक सोर्स बन जाता है वो। फिर हमने जैसे देखा था कि वाटर प्योरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है यहाँ पे, क्योंकि है ना, जैसे हमारे मैंग्रोव्स हैं वो भी वेटलैंड में ही आते हैं कुल मिला के, तो वो वेटलैंड की ही एक खूबी का पार्ट हो गए। और जिस तरीके से वो फिल्ट्रेशन करते थे, कैप्चर करते थे हैवी मेटल को, सिमिलरली वो वेटलैंड की क्वालिटी में भी आता है। जो हैवी सेडिमेंट्स आते हैं नदियों से बह के, वो भी यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, है ना। फिर न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं ये, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में और स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होती है? कोई भी मान लीजिए रॉक से टूट के कोई सेडिमेंट नदी से बह के यहाँ आया कोस्टल एरिया में या कोई वेटलैंड में, फिर वेटलैंड का प्लांट या एनिमल स्पीसीज उसको खा लेगा, है ना। फिर वो उससे बहते बहते वो जब मरेगा तो वो डिकम्पोज होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में न्यूट्रिएंट चेंज होता रहेगा। तो इसलिए न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी एक तरीके से होती रहती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये होते हैं वेटलैंड, उनका ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी बढ़ जाता है उस एरिया का। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसीलिए काइंड ऑफ एक स्टेबल क्लाइमेट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। फिर फ्लड मिटिगेशन में भी इनका रोल है वेटलैंड का, है ना। फिर ये बफर की तरह भी काम करते हैं, इरोजन और पोल्यूटेंट से भी बचाते हैं। फिर कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, और इनमें कई प्लांट्स की स्पीसीज़ का सर्वाइवल भी हमको देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। ये एक यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली wetlands function as its kidney. Which one of the following functions of wetlands best reflect the above statement? तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि wetlands functions as its kidney. सो बेसिकली यहाँ पे वही वाली बात थी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट को कैप्चर करते हैं या पानी को फिल्टर करते हैं, उसी क्वालिटी की वेटलैंड की बात हो रही है। तो इसके यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। फिर दूसरा है एल्गी फॉर्म्स द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलुकस, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स थ्राइव। तो ये भी नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है स्टेटमेंट। वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो ये भी सॉइल और सेडिमेंट के स्टेबलाइजेशन की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किडनी के फंक्शन के तौर पे स्टेटमेंट दी हुई है वेटलैंड की। तो उसका रिलेशन समवेयर वाटर से ही होना चाहिए, है ना, वाटर के फिल्ट्रेशन से, जो हमने अभी इसकी एक क्वालिटी देखी थी। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो ये सबसे बेस्ट इनमें से यही ऑप्शन लग रहा है कि जो वेटलैंड्स में एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, वो जो हैवी मेटल्स होते हैं या फिर एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, है ना। जिससे होता क्या है, जो एक फ़िल्टर हो जाता है काइंड ऑफ, कह लीजिए वाटर। तो एक किडनी के रोल की तरह ये लोग काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ देख सकते हैं, किडनीज डिटॉक्सिफाई बाय फिल्टरिंग टॉक्सिन्स आउट ऑफ ब्लड इनटू यूरिन। सिमिलरली एक्वेटिक प्लांट्स इन द वेटलैंड एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ जर्नल स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे। आपको बस वेटलैंड की कुछ खूबियों के बारे में पता होना चाहिए, उस बेसिस पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जो डिप्लीशन हो रहा है हमारे वेटलैंड का, उनके रीजंस क्या क्या हैं? तो इन जनरल वही सारे रीजंस हैं जो हमने मैंग्रोव्स और उनके केस में देखे थे, लगभग वही सेम सेम रीजन यहाँ पे भी होते हैं। एक्सेसिव पॉल्यूटेंट जो हमारे आ रहे हैं ना वेटलैंड से, वो हो गया। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमने देखा था। तो ये भी है डिप्लीशन का कारण। फिर वेटलैंड को एग्रीकल्चर में चेंज कर देना, या पब्लिक या माफिया द्वारा कब्जा कर लेना, वो भी एक रीज़न है। एक्वा कल्चर, ओवर ग्रेजिंग जब होने लगती है किसी जानवरों की, है ना। तो ये सारे रीज़न जो हमने अभी वही देखे थे, है ना, वही सेम सेम रीज़न डिप्लीशन के हैं वेटलैंड में। जो क्योंकि मैंग्रोव तो वेटलैंड का ही पार्ट है, तो मैंग्रोव के केस में हमने जो रीजंस देखे हैं डिप्लेशन में, वो वेटलैंड में केस में भी अप्लाई होंगे। मैंग्रोव अकेले थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेटलैंड डिस्ट्रॉय होता है तो ही मैंग्रोव भी डिस्ट्रॉय होता है, या मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वेटलैंड भी उससे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं इनके कारण और कॉजेस।
आगे चलते हैं हम। फिर मिटिगेशन आप देख सकते हैं कि कैसे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेटलैंड का उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लिखे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। जो अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर है उसको रोक सकते हैं, या फिर जो शेल फिश का कल्टीवेशन है जो अनसस्टेनेबल वे में हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ना होने दें। फिर जो इंडस्ट्रियल के गंदगी निकलती है इंडस्ट्रीज से उसको पहले ही ट्रीट कर दें पानी में मिलने से पहले, है ना। जो हमारे वाटर फार्म लैंड से वाटर निकलता है उसको भी पहले ही ट्रीट कर दें उसके मिलने से पहले। फिर सिमिलरली कई ऐसे ही पॉइंट लिखे हुए हैं जनरल, आप सब इसको पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो बस करके। यहाँ पे जो कुछ कुछ हाईलाइटेड पार्ट है मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज लिखा है वाटर हायासिंथ, है ना। तो वाटर हायासिंथ एक इन्वेसिव स्पीसीज है, इसको आपको याद रखना है किसके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेसिव स्पीसीज, है ना, ऐसे करके। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि वाटर हायासिंथ एक इन्वेसिव स्पीसीज है तो आप कभी कभी अगर आ गया तो आप इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यूट्रोफिकेशन अबेटमेंट बोल रहा है कि पहले ही जो इंडस्ट्री से पानी आ रहा है उसको ट्रीट कर दें ताकि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज़ में ना आ पाएँ, जिससे यूट्रोफिकेशन ना हो पाए। यूट्रोफिकेशन आपको अगर नहीं मालूम है तो पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हो जाते हैं किसी वाटर बॉडी में उसके कारण एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसी प्रोसेस को हम पूरा यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में समझाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, है ना। तो इंडिया से रिलेटेड फैक्ट कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ये फैक्ट्स कहाँ से कोट किया गया है, नेशनल वेटलैंड एटलस। ये पब्लिश किसने करी थी, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने, अहमदाबाद में है जो, उसने वेटलैंड एटलस पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में कितना 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया है वेटलैंड के अंदर, जो कि इंडिया का कितना होता है 4.6% के अराउंड, है ना। इसमें से जो 70% एरिया है वो पैडी कल्टीवेशन में आता है, ह्यूमन मेड है मतलब, है ना। पैडी कल्टीवेशन मतलब जो राइस के लिए हम पैडी लगाते हैं, वो 70% जो हमारा वेटलैंड है उस एरिया में आता है। फिर इसमें से भी 69.22% इनलैंड वेटलैंड है। इनलैंड वेटलैंड का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारा प्यारा भारत है ना, ये गुजरात कह लीजिए ऐसे। तो ये जो यहाँ पे वेटलैंड बनते हैं ये तो कोस्टल एरिया में है, लेकिन जो अंदर वेटलैंड बनेंगे, सपोज करिए कोई नदी के अराउंड बन गया, कोई लेक के अराउंड वेटलैंड बना है ना, कोई कहीं बना है, तो इसको हम इनलैंड वेटलैंड बोलते हैं। जो कोस्टल एरिया में नहीं है सारे वेटलैंड उसको इनलैंड वेटलैंड कहते हैं। तो 69.22% टोटल वेटलैंड में इनलैंड वाले हैं हमारे। इसमें से भी जो 12% हैं वो किस फॉर्म में है, लेक्स और पॉन्ड्स के फॉर्म में, है ना। बाकी रिवर्स के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर और किसी फॉर्म में होंगे। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है नेचुरल वेटलैंड का हमारे इंडिया में, हिमालय से लेके कोस्टल एरियाज तक। तो मतलब पूरा बहुत डाइवर्सिटी है, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग जगह। ये हमको सब जगह इंडिया में थ्रू आउट देखने को मिलता है, अलग अलग फॉर्म में, लगून्स, फ्लैट वाटर, एस्टुअरी, मैंग्रोव, स्वैम, कोरल रीफ्स, है ना। लेक जो हो गया ग्लेशियल लेक, तो मतलब अलग अलग फॉर्म में आपको पूरे नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा ये। सिमिलरली जो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन है उसमें भी बहुत रिवर वाला वेटलैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे रिवरीन वेटलैंड बोलते हैं हम। उसमें भी कई सारे फीचर्स बनते हैं रिवर वाले, जिसका हम मॉन, बील और झील और पट बोलते हैं। सिमिलरली जो हमारा रेगिस्तान वाला रीजन है राजस्थान और गुजरात का, वहाँ पे भी मानसून फेड फ्रेश वाटर लेक्स हैं, उसके साथ साथ ही सैल्ट लेक्स भी हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे रेगिस्तान वाले एरिया में, सांबर हो गया, पचपड्रा हो गया, दीदवाना हो गया, लुकरानसर हो गया ना। जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे, आपको इनका स्टेट याद रखना है ना। कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके आता है कि ये कौन सा वेटलैंड किस एरिया में पाया जाता है ना। सांभर कहाँ है, सांभर लेक, है ना, या दितवाना लेक, ऐसे करके पूछ सकता है वो आपको। सिमिलरली जो पेनिनसुलर डेक्कन रीजन है हमारा, वहाँ कई मैन मेड लेक हमको देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो अभी तक तो हमने फैक्ट देखे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना वेटलैंड पाया जाता है। नेशनल लेवल पे पॉलिसी कौन सी है वो देख लेते हैं। तो पहली पॉलिसी जो हमारी है उसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। किसने रिलीज़ की है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। ये किन दो पॉलिसी को बना के मिला के बनी है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को, इन दोनों को मिला के ये हमारा NPCA बना है। इसमें कॉस्ट शेयरिंग कैसे है, 70-30% है।
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो मतलब 70% जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च करेगी इस स्कीम में, और 30% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के केस में ये हो जाता है 90-10, मतलब वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट। ये नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अभी डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, या फिर पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे ज़्यादा ही अमाउंट लगता है रोड बनाने में या किसी और चीज़ में, तो वहाँ पे इसलिए स्पेशल नीड या फिर स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम, वो कौन कोऑर्डिनेट करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि ये जो हमारा लैंड रिसोर्सेज किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है ना? तो इसलिए मैनेज कौन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को? हमारे स्टेट। अब ये स्टेट लिस्ट क्या होती है ना? एक सेंट्रल लिस्ट भी है यहाँ पे, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सो बेसिकली एक मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको, ये पॉलिटी में आप पढ़ोगे। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इस तरीके की लिस्ट पाई जाती हैं। तो इन लिस्ट में बेसिकली बताया गया है कि किसको किस चीज़ पे लॉ बनाने का अधिकार है ना? जैसे स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? सबसे बड़ा हो गया पुलिस, लैंड, है ना? ऐसे बड़े बड़े और कई टॉपिक आते हैं आपके यहाँ पे। सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे क्या आता है? डिफेंस ऑफ द कंट्री, है ना? फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो इस तरीके की कई लिस्ट हैं। तो मतलब डिफेंस में कानून जब बनेगा तो वो सिर्फ सेंटर ही बनाएगा, डिफेंस के ऊपर कानून स्टेट नहीं बना सकता। सिमिलरली जो पुलिस के ऊपर कानून है वो सेंटर नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो स्टेट का कानून है, स्टेट लिस्ट में आता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में पाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया इनमें से। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक होते हैं उनमें स्टेट और सेंटर दोनों रूल बना सकते हैं, है ना? उसके लिए मान लो स्टेट बोले हम इस तरीके से एजुकेशन अपने स्टेट में कराएंगे, और वहीं सेंटर बोलता है कि हम एजुकेशन इस तरह के कराएंगे। तो सपोज़ कर लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्टेट इधर डायरेक्शन में बोल रहा है ना, कि हम इस तरीके से एजुकेशन करवाएंगे, और सेंटर बोल रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के एक दूसरे से उल्टे हो गए, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है तो कॉन्करेंट लिस्ट के केस में सेंटर की बात ही मानी जाएगी, मतलब सेंटर की बात सुप्रीम है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आई जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन द लॉज ऑफ स्टेट एंड सेंटर, तो उसमें सेंटर के लॉज ओवरराइड कर देते हैं स्टेट के लॉज को कॉन्करेंट लिस्ट के केस में, है ना? बाकी तो अपनी अपनी लिस्ट में ये लोग कानून बनाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा मैनेज करने का अधिकार है वेटलैंड को, ये किसके पास आता है? स्टेट्स के पास आता है, राइट? फिर एनपीसीए के अंदर हम वेटलैंड कौन कौन से आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो वो सेम किससे है? रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इससे रिलेटेड है। तो इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं हम आगे देखेंगे। तो मतलब जो इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसी से हम अपने नेशनल वेटलैंड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सो 2010 में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये रूल्स अनाउंस किए थे, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल, ताकि और जो डिग्रेडेशन है वेटलैंड का वो उसे रोका जा सके, है ना? ये लीगली एनफोर्सेबल भी हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो बड़े बड़े चेंजेस हुए थे वो देख लेते हैं। तो पहली सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये क्या करेगी मिनिस्ट्री? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल देखेगी, है ना? सिमिलरली जो हमारे वेटलैंड हैं उनको क्लासीफाई किया गया ताकि उनका बेटर मैनेजमेंट किया जा सके, ईजियर आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, है ना? इसमें रूल्स जो हैं वो प्रोहिबिट करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़। कौन कौन सी? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई वेटलैंड के आसपास, कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर भी आप नहीं कर सकते, सॉलिड वेस्ट डंप नहीं कर सकते वेटलैंड के राउंड, है ना? अनट्रीटेड वेस्ट जो है उसको नहीं डंप कर सकते, या फिर जो वेटलैंड है उसको रिक्लेम नहीं कर सकते आप, वो वेटलैंड ही रहेगा। और कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग ऑफ लिविंग और या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ड्रेजिंग टू रिमूव सिल्टेशन, ये करी जा सकती है बट ओनली विथ प्रायर परमिशन, मतलब आपको परमिशन आप लेके एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, ऐसा ये सब चीज़ों को अलाउ किया जा सकता है। सिमिलरली जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी किया जा सकता है अलाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना? तो अगर ये रिकमेंड करती है किसी स्पेशल रीज़न से, मान लीजिए कहीं वेटलैंड है वहाँ पे इंडस्ट्री बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वेटलैंड को बचाना, तो उस केस में क्या होता है कि ये रिकमेंडेशन दे सकती है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट को पढ़ के,
कि कोई स्पीसीज तो नहीं मर जाएगी, कोई प्लांट तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। वो सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किए जाते हैं। उसके हिसाब से अगर रिकमेंडेशन देती है तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ को भी अलाउ किया जा सकता है इन एरियाज़ में। तो इन्हीं रूल्स को मॉडिफाई किया गया था 2017 में, है ना। सो इसमें बेसिकली किया क्या उन्होंने, डिसेंट्रलाइज कर दिया वेटलैंड मैनेजमेंट को, कि स्टेट को ज़्यादा पावर देके, है ना। तो अब स्टेट के पास आइडेंटिफाई और नोटिफाई करने के साथ साथ जो वहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं वेटलैंड में, उनको उनके ऊपर नज़र रखने की भी जिम्मेदारी इन्हीं को दे दी, स्टेट्स को। फिर एक एडवाइजरी रोल के लिए नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई गई, जिसका काम क्या था कि ये स्टेट को गाइड करेगी बेसिकली, ये बताएगी कि कैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है वेटलैंड्स का, है ना। सिमिलरली जो ये नेशनल वेटलैंड कमेटी है, ये और क्या करेगी, जो रूल्स जो हमारे वर्क कर रहे हैं स्टेट, जो काम कर रहे हैं वेटलैंड के एरिया में, उस वर्क को ओवरसी भी करेगी, मतलब उसको उसको मॉनिटर भी करती रहेगी ऊपर से। तो देखिए इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो स्कीम्स होते हैं ये कैसे रेलेवेंट हैं, या फिर आपको कैसे पढ़ना है। सो बेसिकली मेंस में, आप मेंस के लिए अगर आप सपोज़ वेटलैंड पे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल है, एक एग्जिस्ट करता है। इसके जो बड़े बड़े पॉइंट हैं उसको आप याद रख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री कौन सी है ना, इसका रेलेवेंस क्या है, मेजर मेजर जो क्या क्या कहा गया है इस स्कीम में, है ना, वो हो सकता है। या फिर कॉस्ट शेयरिंग कैसे है ना, जैसे हमने 70-30 देखी थी और 90-10 देखी थी नॉर्थ ईस्ट के केस में। तो ये सारे पॉइंट आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी याद कर सकते हैं, और जो कॉस्ट शेयरिंग और ये मिनिस्ट्री वाला फैक्ट है, ये आपके प्रीलिम्स के भी काम आ सकता है। तो ये आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है एटलीस्ट। आप वेटलैंड के बारे में अगर कुछ आए लिखने को, तो आपके पास कुछ तो हो साइट करने के लिए, कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल हैं 2017 के, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा है, और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू रिवाइव वेटलैंड, या फिर ऐसे करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसी 2017 वाले एक्ट में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई थी। इसको हेड कौन करेगा, जो स्टेट का इन्वायरमेंट मिनिस्टर होगा वो हेड करेगा। इसमें इस अथॉरिटी में एक्सपर्ट होंगे हर फील्ड से, इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फिशरीज़, है ना, लैंडस्केप प्लानिंग, ताकि ये सारे एक्सपर्ट हेल्प कर सकें इन्वायरमेंट मिनिस्टर को डिसीजन लेने में। इसका काम क्या है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का, आइडेंटिफाई करना और नोटिफाई करना वेटलैंड फॉर प्रोटेक्शन, है ना। तो कौन कौन से वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसका उसको आइडेंटिफाई करना और उसको नोटिफाई करना, इसका रोल किसको दिया गया है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को। साथ ही साथ जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलेटेड हैं या परमिटेड हैं उन वेटलैंड्स में, उन उसकी लिस्ट भी इनको देनी है, और जो कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं वो भी इनको बताना पड़ेगा। सिमिलरली जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या प्रिपेयर करने को बोला गया था जब ये आई थी, जब ये लॉ आया था, जो लिस्ट है स्टेट के वेटलैंड की उसको 3 महीने के अंदर देना है। जो लिस्ट ऑफ वेटलैंड है टू बी नोटिफाइड, जो नोटिफाई होने वाले हैं उनको 6 महीने के अंदर देना था। और एक डिजिटल इन्वेंटरी बनानी थी कॉम्प्रिहेंसिव विद इन 1 ईयर, है ना, जो हर 10 साल में अपडेट किया जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने बना ही लिया होगा अब ये, क्योंकि 2017 का रूल है ये। अब फिर कौन कौन से एरिया वेटलैंड में क्लासीफाई नहीं किए जा सकते थे, उसमें कौन से थे, रिवर चैनल हो गए, पैडी फील्ड हो गई, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ हो गई, एक्वाकल्चर, सैल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वेटलैंड, प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन, है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो मतलब बहुत सारे ऐसे एक्ट के अंदर आने वाले, या ये सारी चीज़ों को आप वेटलैंड नहीं घोषित कर सकते। इसके पीछे का सिंपल रूल क्या है, अभी हमने देखा था पैडी फील्ड कितना बड़ा एरिया फॉर्म करते हैं, है ना, हमारे इंडिया में वेटलैंड का। तो पैडी फील्ड का मेन पर्पस तो पैडी को ग्रो करना है ना, वो वेटलैंड तो है नहीं। वेटलैंड की डेफिनेशन में ज़रूर आता है क्योंकि सबमर्ज्ड रहता है, और वहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज़ भी आ जाती होंगी, लेकिन उसका मेन रेलेवेंस तो ये है, अगर उसको वेटलैंड घोषित करके प्रोटेक्ट करने लगेंगे तो भाई फार्मर क्या उगाएगा, या हम लोग खाएंगे क्या। सिमिलरली जो रिवर्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर आपने उसको वेटलैंड घोषित कर दिया, है ना, क्योंकि जैसे ही आप घोषित करोगे या नोटिफाई करोगे उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, परमिटेड एक्टिविटीज़, तो वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट को हार्म करेगी, राइट। फिर ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ है, किसी ने अपना तालाब बनवाया है बहुत बड़ा, है ना, उसके अराउंड वो वेटलैंड की अगर डेफिनेशन में आ रहा है, तो आप उसको भी अगर छुड़ा लोगे तो मतलब ही क्या रहेगा। इसीलिए ये सारे एग्जाम्पशन दिए हुए हैं कि ये सारी चीज़ों को आप वेटलैंड घोषित नहीं कर सकते। रिक्रिएशन, मान लो कोई किसी ने वाटर पार्क बनवाया है ना, तो भाई ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बना है, इसको अगर
कोई डिसाइड करता है कि हम वेटलैंड घोषित कर देंगे, तो इसका सोल पर्पस ही शुरू वाला ख़त्म हो गया, है ना। और जिसने बनवाया है उसको लॉस अलग हो गया। तो इसीलिए एक्सेम्पशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। फिर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी वही सेम है। कन्वर्सन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉन वेटलैंड यूजर्स, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पोजल, ये सारे वही सारे हैं जो हमने अभी देखे थे। अब हम आगे चलते हैं। फिर कंसर्न्स क्या हैं इस रूल के। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोविजन जो दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसीडर प्रपोजल फ्रॉम स्टेट यूटी गवर्नमेंट फॉर ओमिटिंग एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ ऑन द अथॉरिटीज़ रिकमेंडेशन। तो ये इसको मिस यूज़ किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट में माफिया है, स्टेट मिनिस्टर लेवल तक जिसकी पहुंच है ना, वो कोई वेटलैंड अगर मान लीजिए एक्सप्लॉइट करना चाहता है इकोनॉमिकली, तो वो क्या करेगा, इन लोग को थोड़ी थोड़ी पैसा देगा और फिर ऐसे रिकमेंडेशन बनवा लेगा यहाँ से, है ना। तो स्टेट वहाँ से नेता लोग मिलकर भेज सकते हैं कि स्टेट सेंटर को रिकमेंडेशन या प्रपोजल भेज सकते हैं कि इस चीज़ को या इस एक्टिविटी को अलाउ कर दिया जाए इस वेटलैंड में, है ना। तो इसलिए मिस यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये कंसर्न है। अभी हमको पता नहीं है कि मिस यूज़ किसी ने किया है कि नहीं, बट एक कंसर्न है डेफिनेटली। हर रूल जो आता है उसके साथ एक कंसर्न भी होती है। तो जो हम कोई आंसर लिखने को आता है ना कि नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव तो नहीं बोलता, बट जैसे क्रिटिकली एनालाइज करने को बोलता है क्वेश्चन में, क्रिटिकली एनालाइज, है ना। तो उस केस में आपको नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों लिखने पड़ते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में हम यही कंसर्न्स को लिखते हैं कि कंसर्न ये है कि मिस यूज़ हो सकता है ना। सिमिलरली दूसरी कंसर्न क्या है कि जो 2010 में रूल आए थे उसमें अगर किसी को दिक्कत थी तो वो अपील कहाँ फाइल कर सकता था, एनजीटी में। लेकिन 2017 के रूल में अपील प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ये भी एक कंसर्न है भाई कि अगर किसी को दिक्कत हो गई डिसीजन से तो वो कहाँ जाएगा। फिर जो एक टर्म है वाइज यूज़, जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को बोला गया है कि वाइज यूज़ के अकॉर्डिंग आपको वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसको भी मिस यूज़ किया जा सकता है। किसी के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है वाइस रूल, किसी के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। तो ये सारे कंसर्न हैं। अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को आता है कोई रूल, तो आपको उसमें यही कंसर्न लिखने होते हैं पॉजिटिव के साथ साथ, ताकि दोनों पर्सपेक्टिव आप दिखा सकें। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कौन सा होता है। नेशनल लेवल पे तो हमने देख लिया है ना, 2010 में आया था, फिर 2017 में उसको अपडेट किया गया था। अब नेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से मेजर्स हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर है या कन्वेंशन है वो ये है रामसार कन्वेंशन, है ना। तो रामसार कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस चीज़ की, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड। तो मतलब जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करने के लिए, साथ साथ जो उसका सस्टेनेबल यूज़ है ना। तो ये साइन कब हुई थी, 2 फरवरी 1971। तो ये जिस दिन साइन हुआ था, मतलब 2 फरवरी से, उसी दिन को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ साइन हुआ था, रामसार बेसिकली एक सिटी है ईरान में। इसमें पार्टीज़ कितनी हैं, 172। और इंडिया कब से पार्टी है, 1982 से इसमें। तो जो रामसार कन्वेंशन की एक मेन कोर फिलॉसफी है वो वाइस यूज़ है ना। वाइस यूज़ से मतलब है कि एक, उसने यूज़ तो मना नहीं किया है वेटलैंड का, लेकिन ऐसा यूज़ करना है कि एक सस्टेनेबल वे में यूज़ हो, या फिर जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उस वेटलैंड का वो डिस्टर्ब ना हो। तो एक वाइस तरीके से यूज़ हो, उस फिलॉसफी को लेके रामसार कन्वेंशन चलता है। तो 2013 का रामसर कन्वेंशन था, उसकी थीम क्या थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या क्या है कोई भी साइट को वेटलैंड मानने में रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और यही सारे क्राइटेरिया इंडिया में भी फॉलो किए जाते हैं, है ना, हमने अभी देखा था। तो ये सेम क्राइटेरिया इंडिया के लिए भी केस है। तो पहला कि वो प्लेस यूनिक वेटलैंड होना चाहिए। यूनिक से मतलब क्या है, या तो वो रेयर हो या यूनिक हो, एक नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड, है ना। मान लीजिए कोई जगह है जो बहुत ही यूनिक है, कहीं पहाड़ों में है, कहीं अ, एकदम सेपरेटेड है, लगून टाइप है ना, यूनिक है अपने नेचर में, या रेयर है, उस तरीके का और कोई कहीं जगह नहीं देखने को मिलता। तो एक वो क्राइटेरिया हो सकता है कि यूनिक वेटलैंड आ सकता है। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो या तो उसमें थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर वहाँ पे एसेंशियल स्पीसीज़ भी होनी चाहिए, राइट, कि वहाँ प्लांट्स और एनिमल की एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ भी देखने को मिलती हैं, मतलब एक कम्युनिटी देखने को मिलती है उस वेटलैंड में। फिर या तो स्पीसीज़ प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो एरिया। स्पीसीज़ प्रोटेक्शन से मतलब क्या है, बहुत सारे, जैसे आपने, ये आपको, जैसे हमारा कोस्ट है ना, तो यहाँ पे उड़ीसा है सपोज़।
तो यहाँ पे दो बीच पाए जाते हैं, गहिर माथा और राशिकुल्या, है ना। तो ये फेमस किस चीज़ के लिए हैं, ये दो हमारे जो बीच हैं, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं हर साल जनवरी से लेके मार्च के बीच में। ये इन बीच में आके अंडे देके चले जाते हैं बहुत सारी मात्रा में। सो ऑलिव रिडली टर्टल के सर्वाइवल के लिए ये दोनों बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है ना। तो ये स्पीसीज प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। इसीलिए गहीर माथा हमारा वेटलैंड भी है यहाँ पे। तो एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कोई वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन का। अब आगे देखते हैं। फिर वाटर वर्ड का क्राइटेरिया, अगर ऐसी कोई वाटर ऐसा कोई वेटलैंड है जो 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट करता है हर साल, है ना, तो उस वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। छठा क्राइटेरिया क्या है, सिंगल स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, अगर रेगुलरली कोई 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है किसी भी बर्ड की, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है वेटलैंड क्लासिफिकेशन का। फिर इंडिजिनस फिश, तो या तो वो जगह इंडिजिनस फिश की सब स्पीसीज को सपोर्ट करती हो, राइट। फिर या तो उसका मल्टी मल्टी रोल हो उस जगह का, वो भी हो सकता है कि मतलब वहाँ पे फिशेस को खाना भी मिल रहा है, नर्सरी भी है, माइग्रेशन का पाथ भी है, वो तो कई रोल भी हो सकता है। या वो इको टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई वेटलैंड ऐसा है या कोई ऐसी जगह है जो इको टूरिज़्म के लिए हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप वेटलैंड के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई एक या कोई मल्टीपल भी साथ में, है ना। तो हमने देख लिया ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करने वाले एरिया को हम वेटलैंड के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर रामसर कन्वेंशन की एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जैसे हम सीओपी बोलते हैं, है ना। सो सीओपी क्या है, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है रामसर कन्वेंशन का। मतलब रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड जो पॉलिसी आती है नई, तो वो यही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज सीओपी ही करती है ना। तो हर 3 साल में क्या होता है कि हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, है ना। तो वही फिर आपस में डिस्कशन होता है और फिर नई अगर कोई पॉलिसी लानी है तो उस पर चर्चा होती है। लास्ट कॉप कब हुआ था, नवंबर 2022 में, है ना। अब इसके बाद 25 में होगा, राइट, 3 साल में होता है। तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था, वुहान चाइना और जिनेवा स्विट्जरलैंड में, दोनों हाइब्रिड फॉर्मेट में। क्यों, उस समय कोरोना वायरस चल रहा था ना, कोरोना, नहीं तो अदरवाइज़ ये पूरा वुहान में ही होता। यहाँ पे भी वही लिखा है कि COP14 वॉज इनिशियली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चाइनीज सिटी ऑफ वुहान विच इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यांगते रिवर, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है यांगते, चाइना की, उसके बैंक में स्थित है ये वुहान। और आपको पता होगा कोरोना वायरस का जब न्यूज़ आया था, तो आज तक भी ऐसा बोला जाता है कि वो वुहान से ही यहाँ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। तो कोविड पैंडमिक हुई उसके बाद, इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो वो वहाँ से क्या निकला, वुहान डिक्लेरेशन और 2025 और 2030 ग्लोबल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें कुछ नया नहीं है, उन्होंने वही लिखा है, वही सारी बातें रिपीट की गई होंगी कि हम कंजर्व करेंगे, हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, या वही सारी चीज़ें बेसिक बेसिक। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो कॉप में पार्टीज़ आती हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ बोलते हैं, कंट्रीज़ होती हैं बेसिकली, है ना। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऐसे वेटलैंड को आइडेंटिफाई करें ये अपनी कंट्री में जिनका रेलेवेंस बहुत बड़ा है ना, और इनको ऐड करवाएं किसमें, रामसार लिस्ट में। रामसार लिस्ट को और क्या बोला जाता है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। मतलब ये ऐसे वेटलैंड हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज देयर रामसार साइट एंड मेंटेन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, रिटेन देयर एसेंशियल फंक्शन एंड वैल्यूज फॉर फ्यूचर जनरेशन। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शैल फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट देयर प्लानिंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। मतलब इनसे एक्सपेक्टेड है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज से कि अगर आपने रामसार साइट में कोई वेटलैंड नोटिफाई करवाया है अपनी देश से, तो उसके प्रोटेक्शन और उसके सस्टेनेबल यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। उसके लिए भले आपको न्यू नियम बनाने पड़े या कंजर्वेशन अलग तरीके से करना पड़े, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अभी 2019 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है, अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज़ आपको ये नहीं पता है तो अभी आप इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 वे फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन।
ठीक है, अभी हमको ये भी नहीं मालूम। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 ऑल्सो एनकम्पास अ ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। सपोज आपको ये तीनों क्वेश्चन नहीं आते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, है ना? तो देखिए 2023 और 2022 यहाँ पे तो प्री का पैटर्न चेंज हुआ है ना? एलिमिनेशन के केस में अब कैसा आ रहा है, ओनली वन इज़ करेक्ट, ओनली टू इज़ करेक्ट, सॉरी, वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे करके, है ना? तो आप एग्जैक्टली एलिमिनेट यहाँ पे गेम नहीं खेल सकते। लेकिन 2019 का क्वेश्चन देखिए आप कैसा आया था। अब ये पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी। पहली बात यहाँ पे आपको आती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के केसेस में बहुत रेयर होता है कि कोई भी चीज़ मैंडेटरी हो, है ना? मैंडेटरी होता है तो बहुत बार कंट्रीज़ ज्वाइन ही नहीं करती कोई इंटरनेशनल, मान लीजिए डिक्लेरेशन है या कोई ट्रीटी है, तो अगर कोई भी मैंडेटरी क्लॉज लग रहा है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर तो वो ज्वाइन ही नहीं करेगी, पहली बात, है ना? तो ये बहुत रेयर है, एक्सेप्ट बहुत ही रेयर है। तो ये पहला तो यहीं से आपको क्लोज हो जाता है। दूसरा, अगर आपको मैंडेटरी वाला पार्ट भी नहीं पकड़ आया तो उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल वेटलैंड की बात ही नहीं हो रही है ना? वेटलैंड तो कितने सारे होंगे इंडिया में, उन्हीं वेटलैंड्स की बात करता है रामसर कन्वेंशन, जो रामसर लिस्ट में है, जिनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। तो इससे आप पहला ही एलिमिनेट कर सकते थे, बहुत जर्नल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना ये, तो पहले एलिमिनेट हो जाते थे ऐसे ऑप्शन से, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर देते, है ना? अब थ्री तो इन दोनों केस में है, तो थ्री आप पढ़ें ना पढ़ें ये करेक्ट ही हो जाता है ना? बचा सेकंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप 50-50 का गेम खेल सकते थे, अगर सही हो सकता तो सही हो सकता था या गलत हो जाता, लेकिन आपके चांस ज़्यादा थे इसके मुकाबले। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, वेर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन के बोलने पे हमारे वेटलैंड बने थे क्या? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, है ना? तो इसमें सिर्फ थ्री ओनली आंसर होगा। हालांकि 50-50 गेम तक तो आप पहुंच ही सकते थे, भले अल्टीमेटली आपको नहीं पता था ये क्वेश्चन, लेकिन जब अब ये 2022 और 23 से ये वाला एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लेटेस्ट सी कि 2024 में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर 2023 वाला ही पैटर्न चला तो फिर तो ट्रेंड अलग चलेगा, फिर नए तरीके आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पुराने ट्रेंड में आते हो आप, तो फिर आपको एलिमिनेशन में ये सारी ट्रिक्स काम आ जाएंगी, है ना? अब हम आगे चलते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कौन से हैं रामसर कन्वेंशन के? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट है ना? अदर पार्टनर की भी ऐसी लिस्ट दी हुई है। तो ये पार्टनर का रेलेवेंस होता है क्या? कोई प्रीलिम्स में आ सकता है ना? प्रीलिम्स के केस में, लेकिन मेंस में उतना इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ ले कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कौन से हैं, बट ये वाले क्वेश्चन बहुत रेयर हैं कि कोई भी कर पाए। अगर आप, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी को याद नहीं होती है, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है पढ़ने को, तो बहुत रेयर ये है कि आपने पढ़ा भी हो और उस टाइम याद भी आ जाए। हालांकि ये वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके गलत ही होते हैं, बट इनमें भी एक लॉजिकल गेस लगता है, मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में। वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल एनजीओ दैट वर्क्स टू सस्टेन रिस्टोर वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर इसमें कौन कौन से इसके वर्क हैं? रिसर्च है, एडवोकेसी है, गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट है, कॉर्पोरेट के साथ एंगेजमेंट है। तो बेसिकली एक एनजीओ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2014 का, विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाई द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू रामसार कन्वेंशन। अब इसी की एक ट्रिक बताऊंगा, सपोज अभी इसको नहीं मालूम है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। दूसरा है, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप मोबिलाइज नॉलेज यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट बेटर पॉलिसी। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये मोस्ट लाइकली इज़ करेक्ट, है ना? ये गलत करने के चांस इसमें बहुत कम है। अब जो ये, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, अभी हमने देखा ये एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब एक इसका जो फैक्ट है कि जितनी भी इंटरनेशनल एनजीओ है ना, उनके नाम के आगे ये इंटरनेशनल लिख के ही आता है।
तो अगर आपको कहीं ऐसे दिख रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना, इसी तरीके ऑक्सफाम फैम करके भी है। तो ये जितनी भी एनजीओज है ना बड़ी बड़ी, वो सब अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगा के ही रखती हैं। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट दिख जाए आपको जिसके आगे इंटरनेशनल लिखा हुआ है और आपको नहीं पता है कि, और आपको गेस करना है, तो वहाँ पे इंटेलिजेंट क्या तरीका होगा कि मोस्ट लाइकली वो एक एनजीओ ही होगा, है ना। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंटरनेशनल नाम बहुत रेयरली ही लगाती हैं या नहीं लगाती। तो ये एक फैक्ट आपके काम आ सकता है बाद में। फिर रामसार साइट्स देख लेते हैं। तो रामसार कन्वेंशन से जुड़ने के लिए किसी भी एक कंट्री को एक ना एक साइट तो देनी ही पड़ती है मिनिमम, मतलब बिना एक वेटलैंड आपको नोटिफाई किए बिना आप रामसार कन्वेंशन में नहीं जुड़ सकते। इंडिया में सबसे पहला कौन सा किया गया था? चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में है ना। तो सबसे पहले हमने यही नोटिफाई किया था। आज दुनिया भर में 2400 से ज़्यादा रामसार साइट्स हैं। इंडिया में कितनी है? 75 के अराउंड। फिर बोलीविया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसार प्रोटेक्शन, फैक्ट्स कुछ लिखे हुए हैं। फिर कंट्रीज़ विथ मोस्ट रामसार साइट यूके है जिसमें 175 है। फिर उसके बाद कौन सी है? मैक्सिको जिसमें 142 है। वर्ल्ड की पहली कौन सी साइट है रामसार साइट? कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का, जिसको 1974 में ही डेजिग्नेट किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। सो सपोज करिए कोई भी रामसार साइट है, किसी एक कंट्री ने कोई रामसार साइट डेजिग्नेट करवाई है, अब वो किसी रीज़न से उसको हटवाना चाहती है या छोटा करवाना चाहती है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि ये करवा तो सकती है किसी नेशनल इंटरेस्ट में कोई पार्टी, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल नेचर रिजर्व बनाना पड़ेगा उसी सेम एरिया में या कहीं और उसी सेम साइज़ का ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन इसके बारे में फैक्ट क्या है कि नो रामसार साइट हैज़ एवर बीन डिलीटेड इन दिस वे। तो ये एक सक्सेस ही कह लीजिए इस पार्टी की, इस कन्वेंशन की, कि अभी तक पार्टीज़ ने करवाया ही नहीं, और बहुत रेयरली ऐसे केस हुए हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करवाई है बाउंड्री। तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही ऐसे कन्वेंशन है जिनकी अच्छी सक्सेसफुल रेट है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कंट्रीज मानती ही नहीं है। कोई कन्वेंशन हो भी गया तो ये कुछ उन कन्वेंशंस में है जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। फिर ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स भी डेजिग्नेट की जा सकती हैं अगर दोनों कंट्री मान रही हैं। तो सपोज़ ए और बी, इनके बीच में कोई वाटर बॉडी है ना, वेटलैंड की। तो अगर ए और बी दोनों कहती हैं कि इसको रामसर साइट में डालिए, तो उस केस में इसको भी ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट के तौर पे डाला जा सकता है। फिर इसके बाद टर्म जो है हमारा वो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है रामसर साइट के रेफरेंस में? सो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली ऐसी रामसर साइट्स का डाटा है जो पोटेंशियली एट रिस्क हैं, मतलब जो खतरे हैं जिन वेटलैंड में, या जो रामसर साइट्स हैं, या जो वेटलैंड ऐसे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉल्यूशन या अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की तरह की वजह से इकोलॉजिकल करेक्टर में चेंज आ रहा है, या आ चुका है, या फ्यूचर में आएगा। तो ऐसी सारी जो रिस्क में है वेटलैंड, उनको हम कहाँ डाल देते हैं? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, है ना। तो इंडिया की 3 साइट्स रही हैं इसमें। पहली हमारी चिल्का लेक थी, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है ना। क्यों क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि यहाँ पहले रिस्क था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी एफर्ट डाली और यहाँ से रिस्क ख़त्म हो गया चेंजेस का, जिसके कारण इस साइट में अब रिस्क नहीं है। बाकी 2 साइट्स कौन सी हैं अभी? एक कियोलादियो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क राजस्थान का, और दूसरा है हमारा लोकतक लेक, मणिपुर, है ना। तो ये 2 साइट अभी भी हैं हमारी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो मतलब यहाँ पे अभी भी रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क है इस इन साइट्स पे, है ना। मतलब ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं यहाँ, या फिर यहाँ की इकोलॉजी जो है वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ जो अभी इकोलॉजिकल कैरेक्टर है इस एरिया का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना, या चेंज हो सकता है कम्प्लीटली।
तो वो रिस्क यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट की एफर्ट चालू है, देखते हैं कितने साल इसको लगते हैं इस साइड से या इस रिकॉर्ड से इसको हटाने में। तो बेसिकली इसमें याद क्या रखना है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड हमारा किससे रिलेटेड है, रामसार कन्वेंशन से, है ना। बाकी रामसार कन्वेंशन तो आप समझ ही गए हैं, बहुत अच्छा कन्वेंशन है। आपको याद रखना है इसके फैक्ट कि कौन से रामसार कहाँ है, रामसार सिटी है ईरान में, है ना। फिर ये कब साइन हुआ था, कितनी पार्टीज़ हैं, है ना। और बाकी मैंने तो बता दिया डिलीशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, है ना। मैंडेटरी है कि नहीं है, ट्रांस बाउंड्री रामसार साइट है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो अभी हमने देखा कि वहाँ एक रिस्क है ना। रिस्क कैसा, इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसके चेंज होने का। तो अब देखते हैं, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड आर ऑकरिंग और लाइकली टू अकर इन वेटलैंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर भी यही है। बाकी ये स्टेटमेंट भी आप पढ़ लो, सपोज आपको ये नहीं मालूम या भूल गया है। द कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड एनेक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ वेटलैंड। तो ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। इंटरनेशनल किसी भी रिकॉर्ड या फिर कन्वेंशन के केस में ऐसे मैंडेटरी लॉज पॉसिबल नहीं होते। मैंने जैसे पहले बताया था, बहुत रेयर ही होते हैं ऐसे कन्वेंशन, क्योंकि कंट्रीज़ मानती ही नहीं है ऐसे मैंडेटरी प्रोविज़न फॉलो करना। तो ये आप सिंपली ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड अपॉन cultural practices and tradition of certain communities living in its vicinity, therefore cultural diversity they should not be destroyed। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं। या इट शुड बी गिवन स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर पता है तो पता है। हालांकि अब जब जो लॉजिक होते हैं इनका इनका रेलेवेंस तभी है जब आपने पढ़ा हो कुछ, है ना। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो एकदम तुक्केबाजी वाला गेम हो जाता है, फिर तो कोई लॉजिक भी नहीं लगा सकते आप, कोई एजुकेटेड गेस भी नहीं लगा सकते। और बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इतना भी पढ़ा है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज़ रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, तो उसी केस में आप वेटलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है और आपको पता है कि हम वेट रामसर कन्वेंशन में उसकी सस्टेनेबली उसकी बात कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, है ना। तो आप तुरंत उसको कर लोगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना और फिर एजुकेटेड गेस करना इज़ फार फार बेटर। तो हमारा ये चैप्टर 7 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।